स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुभाष खत्री है एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में। क्या होता है ऑस्मोसिस, ये जानने के लिए हमें सॉल्यूशंस के कुछ बेसिक कांसेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम सॉल्यूशन के कुछ बेसिक कांसेप्ट्स को जानेंगे एंड देन हम मूव करेंगे हमारे मेन टॉपिक जो कि ऑस्मोसिस। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोई भी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो डिसॉल्व होगा और वो जिसमें डिसॉल्व होगा उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें सॉल्ट डिसॉल्व होगा और किसमें डिसॉल्व होगा? वाटर में डिसॉल्व होगा। तो उस कंडीशन में सॉल्ट सोल्यूट का काम करेगा एंड वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा। अब कोई भी सॉल्यूशन या तो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है या तो डाइल्यूट हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा एंड सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा, एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कम होगा एंड सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा। सो इस बेसिक कांसेप्ट के साथ अब हम मूव करेंगे हमारे मेन टॉपिक जो कि ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को जानने के लिए यहां पर हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम किया है। यहां पर हमने एक लिविंग सेल को, अभी लिविंग सेल कोई भी हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है या कोई भी माइक्रोबियल सेल हो सकता है। यहां पर हमने किसी भी एक लिविंग सेल को एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में रखा है। क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो यहां पर सोल्यूट का अमाउंट कम होगा एंड सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा। अगर हम इस पोर्शन को जूम करके देखें और यहां पर अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो ये जो बीच का पार्टीशन सिस्टम है वो इस सेल का सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म है एंड सेल मेम्ब्रेन के बाहर वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है जिसमें हमने उस सेल को प्लेस किया है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो सेल दो सॉल्यूशन से घिरा हुआ है, एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अगर हम साइटोप्लाज्म की तरफ ध्यान दें तो जैसे कि हमको पता है कि साइटोप्लाज्म एक तरीके का सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है या कोई आयन हो सकता है। सो साइटोप्लाज्म में सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो बाहर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट का अमाउंट कम होगा। सो अगर हम यहां पर ध्यान देंगे तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन, सोल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली ज्यादा है तो ये जो सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर हम बाहर के सॉल्यूशन की बात करें तो क्योंकि बाहर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसमें सोल्यूट का अमाउंट कम है, इसलिए उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। तो अगर हम यहां पर ध्यान देंगे तो ये जो सेल है, सेल दो तरीके के सॉल्यूशन से घिरा हुआ है। एक जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, और दूसरा जिसमें हमने उसे प्लेस किया है जिसका कंसंट्रेशन कम है। अब कोई भी लिविंग सेल हमेशा ट्राई करता है कि उसके अंदर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एंड उसके बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए। सो यहां पर ये जो सेल है ये भी ट्राई करेगा कि इसके अंदर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एंड उसके बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल है। सो अगर हम यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड दूसरे का कंसंट्रेशन कम है। ये जो सेल है ये कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए दो पॉसिबल स्ट्रेटजीज यूज कर सकता है। फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी में ये क्या करेगा, यहां का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां का कंसंट्रेशन कम है, ये क्या करेगा, अंदर से कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को बाहर भेज देगा। तो उससे क्या होगा, क्योंकि यहां से सॉल्यूट मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो यहां पर सॉल्यूट का अमाउंट कम हो जाएगा और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। एंड क्योंकि बाहर जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा एंड दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सेकेंड पॉसिबल स्ट्रेटजी में ये क्या कर सकता है, बाहर जो है वहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है तो ये क्या करेगा, बाहर से कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अंदर भेज देगा जिसकी वजह से बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। एंड क्योंकि बाहर से सॉल्वेंट अंदर आ रहा है तो अंदर का जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा एंड उसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा, जिसके कारण दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। तो इस सेल को कंसंट्रेशन इक्वल करने के लिए दो पॉसिबल स्ट्रेटजीज है। फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रेटजीज में वो क्या करेगा, सोल्यूट को इनसाइड से आउटसाइड भेजेगा। सेकंड पॉसिबल स्ट्रेटजी में वो क्या कर सकता है, सॉल्वेंट को आउटसाइड से इनसाइड ला सकता है। अगर हम नेचर के सिंपल से रूल पे ध्यान दें तो नेचर का सिंपल सा रूल ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो यहां पर भी ये जो
सेल है वो सेल कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल करने के लिए सॉल्यूट को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेज सकता था, जो कि स्ट्रेटेजी नंबर 1 था। लेकिन ये पूरे स्टोरी में थोड़ा सा चेंजेस तब आता है जब हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को। तो क्या होता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जैसे नाम से पता चल रहा है, वो सेमी मींस हाफ एंड परमेएबल मतलब अलाउ करना। तो हाफ मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा एंट्री एंड एग्जिट के लिए, एंड हाफ मॉलिक्यूल्स के एंट्री एंड एग्जिट को अलाउ नहीं करेगा। ये जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है वो कैसे हाफ मॉलिक्यूल्स की एंट्री एंड एग्जिट को अलाउ करता है, हाफ मॉलिक्यूल्स की एंट्री एंड एग्जिट को अलाउ नहीं करता है, वो देखने के लिए हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे कि हम सबको पता है कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल इन नेचर होता है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर ये जो पोर है उसका साइज इतना छोटा होता है कि सॉल्यूट उसमें से पास नहीं कर सकता। तो सॉल्यूट अंदर से बाहर भी नहीं जा सकता एंड बाहर से अंदर भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की बात करें तो क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का साइज रिलेटिवली छोटा है पोर साइज से, तो वो अंदर से बाहर भी जा सकता है एंड बाहर से अंदर भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल की एंट्री और एग्जिट को अलाउ नहीं कर रहा है एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री एंड एग्जिट को अलाउ कर रहा है, इसीलिए उसे कहा जाता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सो क्या होगा इस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की वजह से? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि नेचर के सिंपल रूल के हिसाब से सेल को फर्स्ट स्ट्रेटेजी यूज करके सॉल्यूट मॉलिक्यूल को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में भेजकर दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करना था। लेकिन क्योंकि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल को बाहर जाने नहीं देगा एंड जिसके कारण फर्स्ट स्ट्रेटेजी को सेल यूज नहीं कर सकता। तो सेल के पास सेकंड ऑप्शन बचता है, वो सेकंड स्ट्रेटेजी यूज कर सकता है। सेकंड स्ट्रेटेजी में वो क्या करेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर लाकर अंदर का कंसंट्रेशन कम करेगा एंड बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा करेगा एंड दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सो अगर हम यहां पर ध्यान देंगे तो सेकंड स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसे बाहर से अंदर की तरफ लाकर ये जो सेल है वो इस कंसंट्रेशन के इम्बैलेंस को बैलेंस करेगा। सो यहां पर नेचर के रूल से थोड़ा सा ऑपोजिट कुछ हो रहा है। हमने नेचर में पढ़ा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज मूव करती है, लेकिन अगर हम यहां पर ध्यान देंगे तो सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। एंड ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस क्यों इतना ज्यादा स्पेशल है? बिकॉज ये नेचर के रूल को ओबे नहीं करता। यहां पर वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं जा रहा है, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे आ रहा है। सो हम ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑस्मोसिस को कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज में डिफाइन किया जा सकता है। ऑस्मोसिस को फर्स्ट वे जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं वो है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। यहां पर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बताना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं बताया तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाकर बैलेंस कर सकता है। सो ऑस्मोसिस को फर्स्ट वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन to an area of high concentration through semi permeable membrane। सेकेंड वे जिसमें हम ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम यहां पर ध्यान देंगे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो एक लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में जा रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, यहां पर हम सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहा है। तो ऑस्मोसिस को हम अलग वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन।